दोस्तों नमस्कार। स्कॉलर सेंटर के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th के पार्ट फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर को हम रीड करेंगे, समझेंगे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। टोटल देखा जाए तो 1200 वर्षों के इतिहास को हम देखने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्द के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। यहाँ पे हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किस तरह के चेंजेज हुए। ऋग्वेद का लेखन हुआ, जो डेड बॉडी को अंतिम रूप देते थे, वो उसमें किस तरह के चेंजेज आए, और पत्थरों के बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उनमें क्या चेंजेज आए, और लोहे से बने उपकरणों का भी इसमें हम उपकरण भी देखने को मिलेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो चेंजेज आए, उसमें एक महत्वपूर्ण देखने को मिला कि यहाँ अब राजा होने लगे, और जो कृषि उपज थी, जो कृषि टैक्स था, उनको कलेक्ट करना, इन सब के पीछे किसी न किसी अथॉरिटी, किसी न किसी पावर का हाथ था, जो धीरे धीरे करके सम्राट, एम्परर बनते गए, किंग हुए। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है, और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट थी, उसका अर्थ, उसका जो मतलब है, उसको जब प्राप्त कर लिया तो एक प्रोग्रेस हुआ इन सब में कि कैसे सभ्यता थी उस टाइम की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। अभिलेख जो मिले हैं उन पर बात कर ली जाती है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खोदे होते हैं। मीन्स जो हार्ड सरफेस होता है उस पर लिखे गए होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर ये जो फिगर है इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थीं। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। देखते हैं प्रारंभिक राज्य, जो शुरू में जो राज्य हुए, जो स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, वो किस तरह से था। 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्र संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह नहीं लिखे जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। जो एविडेंस हैं वो पर्याप्त नहीं हैं।
और इनके बारे में काफ़ी कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि लगभग 1000 ईयर तक इनका अस्तित्व बना रहा। इन राज्यों का जो 16 महाजनपद थे, जो बौद्ध और जैन ग्रंथों से इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है, जिसका अध्ययन हम आगे आने वाले चैप्टर 4 में करेंगे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर, जो टैक्स तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या हम वनवासियों और चरवाहों से भी कुछ कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। जब ये राजा हुए तो ये टैक्स वसूल करते थे और टैक्स वसूल करते थे, और यह पता नहीं है कि चरवाहों से भी वसूला जाता था अथवा नहीं। और बाद में इन्होंने अपनी एक ब्यूरोक्रेसी बना ली और ब्यूरोक्रेसी को मजबूत कर लिया। और जो पड़ोसी इनका राज्य था, नेबरहुड में जो था, उस पर अटैक करके उससे धन छीन लेना, संपत्ति का अर्निंग करना, यह भी एक लीगल मेथड होता था उस टाइम पे। और जो छोटे राज्य थे इन बड़े राज्यों पर डिपेंड करते थे। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं, यहाँ देखना होगा, ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा, वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। मित्रों, एक शब्द आया है ओलिगार्की। जब पावर में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, कई लोग मिल के जब निर्णय लेते हैं, एक